स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी में वर्क डन किए थे। वर्क डन पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे, वर्क डन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे जब वेरिएबल फोर्स काम करेगा तो वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स वेरिएबल होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए तो वहाँ पे भी समझो फोर्स जो है वेरिएबल ही था। जो कल एक क्वेश्चन किए थे ना, हाँ। वो लास्ट वाला क्वेश्चन वो भी वेरिएबल फोर्स ही था। हाँ। अब उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हम दिखाएं। क्या डिस्प्लेसमेंट? हाँ। ये एक्स एक्सिस, हाँ। ये वाई एक्सिस, हाँ। ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ। और इधर है फोर्स। तो इस केस में क्या होगा, यदि इस तरह से है, मान लेते हैं यहां से यहां पर, हाँ। ये x1 है और ये x2 ये है। x1 क्या दर्शा रहा है? डिस्प्लेसमेंट ये x1 पॉइंट है पोजीशन, ये x2 है। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन हम निकालेंगे। क्या वर्क डन? हमने बोला था कि जब इस एक्सिस और इस एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इधर फोर्स है, हाँ। इधर डिस्प्लेसमेंट है, हाँ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो उस ग्राफ, अगर ग्राफ दिया है हम उसका एरिया निकालेंगे, और जब इन दोनों का डिवाइड होता है तो उस ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफएस। वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। यस सर, ऑलराइट। तो ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। लेकिन क्या होगा, अभी यहाँ पे ये वेरिएबल फोर्स, यहाँ तो डिस्क्रीट दो वैल्यू दे रखा था, x1 से x2 गया, डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल लिए डेल्टा x दैट इज x2 माइनस x1, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अगर ऐसे कई तरह के, ये अभी हमारा हटा दे रहे हैं, ये मान लेते हैं इस तरह का है कोई, और यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं कई सारे। तो इस तरह के कई सारे रेक्टेंगल, इन सब का क्या करना पड़ेगा? एरिया। हाँ। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा का निकालना पड़ेगा ना। हाँ समझो, तो ये आ जाएगा, ये है फोर्स। हाँ। यहाँ पे फोर्स कुछ ना कुछ होगा। रुको, इसको भी ना एक कर दो, ये ऐसे, ये फोर्स यहाँ पे F है, तो सबका एरिया देखो, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। तो अगर ऐसे कई एरिया होंगे, कई एरिया ऐसे होंगे, तो हम वहां कर देंगे टोटल फोर्स, समेशन ले लेंगे, जितने भी रहेंगे। हाँ। जितने भी रहेंगे उन सब का हम क्या लेंगे? समेशन। जितने भी एरिया यहाँ पे मिलेंगे हमको, सब एरिया का सम कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन मिल गई, खाली एक होगा ऐसे वेरिएबल फोर्स, मतलब इस तरीके का, हाँ। ये, और यहाँ पे फोर्स है और इधर है डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या करेंगे, अब फोर्स जो है इस डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। इस केस में हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी एस या एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। ठीक, और ये मान लेते हैं x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे ये एफ डेल्टा एक्स है। हाँ, तो डेल्टा एक्स जब डिस्क्रीट वैल्यू होगी x1 x2 हमको ये सब पता रहेगा, और यहाँ पे फोर्स सेम है, तब ये तो सेम हो जाएगा। नहीं तो सबका ऐड कर लो, अगर फोर्स कहीं अलग है तो इसका सबका ऐड कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू x1 x2 f cos थीटा और इनटू dx। इसको क्या कर दो? ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये जो वर्क डन है समेशन एफ डेल्टा एक्स, इस वाले फिगर का है कि ऊपर वाले का? ये इधर इसका है, इसका है। जब डिस्क्रीट वैल्यू दे रखेगी तब, और जब फंक्शन वेरिएबल है, देखो ऐसा भी हो सकता है, हम इधर समझा देता हूँ।
देखे रुको इसको अच्छे से, यहाँ तो फोर्स कांस्टेंट हो गया ना, ऐसे कर दो। जैसे हम मान ले रहे हैं इस तरह का है कोई ग्राफ, ये है, ये अलग अलग फिगर्स हैं ये, तो यहाँ पे फोर्स कुछ और होगा, F1 मान लेते हैं, इस वाले के लिए फोर्स कुछ और होगा F2, ऐसे ये। तो क्या करो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 माइनस x2 डेल्टा x कुछ और, इसके लिए डेल्टा x कुछ और, इसके लिए डेल्टा x कुछ और। यहाँ क्या करोगे, F1 डेल्टा x1, F2 डेल्टा x2, समेशन का मतलब सम करते चले जाओगे। F1 इसके लिए आ जाएगा F1 डेल्टा x1, इसके लिए F2 डेल्टा x2, F3 डेल्टा x3, इन सब को ऐड कर लोगे तो पूरा आ जाएगा। बात समझ में आ? तो इसी को क्या बोलेंगे, एरिया अंडर FT कर्व, या एरिया अंडर FT नहीं FX कर्व। तो ये क्या देगा, वर्क डन। ये भी क्या है, ये भी तो एरिया ही है, एरिया अंडर FT या FX कर्व, अंडर FX कर्व। मतलब कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, तो हम अगर उसका वर्क डन पूछ रहा है तो हम उसका क्या निकाल देंगे, उसका एरिया निकाल देंगे। बात समझ में आया? ये वाला एरिया बताइए इसमें क्या हमको ये जानना है, हाँ, ये जो बोलो। वेरिएबल वाला है, ये सांप सीढ़ी वाला, हाँ मतलब ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अरे ये फंक्शन देगा ना, dx पे डिपेंडेंट देगा, x पे डिपेंडेंट देगा। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वहां आएगा समझ में, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए तो इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। लेकिन जब अलग अलग दिया रहेगा तो वो तो ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। हाँ, ये वो तो ऐड कर दें, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में f जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो खुद ही समझ में आ जाएगा। रुको क्वेश्चन करवाने में, इसमें केवल इतना ही था, ठीक। चलो एक क्वेश्चन ये वेरिएबल वाला इस पे भी कर लो, इस पे भी, दोनों में हम क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं। हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। रुको हम फिगर बना लेता हूँ। ठीक है चलो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, अ 2 किलोग्राम पार्टिकल स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द पोजीशन या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक 2 किलोग्राम का पार्टिकल है, ऐसे समझ लो 2 किलोग्राम का पार्टिकल है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, ठीक। और उसके बाद ये कह रहा है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मेजर्ड एट इंटरवल ऑफ 1 मीटर। मतलब कि इज दिया हुआ है, नेट फोर्स इस पे एक्टिंग, वो 1 मीटर के इंटरवल पे सब फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स है 21st फोर्स जो लग रहा है F1 27.9 न्यूटन, हाँ 28/3, F2 28/3। चलो को मैं बुक लेके ही लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। 28/3, F3 दे रखा है 30.9 और ये 34.0, 34.5 और ये 34, 46.9, 48.2, F6 हाँ 50.0 बहुत है, 63.5 जीपी नहीं बनेगा, नहीं, ये 12.2 बहुत ही है, 32.7। अरे इतना ही लिखो, ज़्यादा नहीं, हम समझा रहे हैं बस, इतना ही लिखो। और ये सब के सब जो है किस पे, 1-1 मीटर के इंटरवल पे लग रहे हैं। F6, F7, F6 ये होगा, ये F6 और ये F7, F8, F9 सब न्यूटन में है। इतने न्यूटन का फोर्स हर 1 मीटर के इंटरवल पे लग रहे हैं। कितने, हर 1 मीटर के इंटरवल पे। जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ से 1 मीटर गया, 1 मीटर ये चला, S1 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, तो उस पे फोर्स, इसका मतलब F1 फोर्स के अंडर में चला। फिर अगला S2 डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर चला, तो वो F2 फोर्स के अंडर में चला।
फिर यहाँ से अगला S3 डिस्प्लेसमेंट चला 1 मीटर, हाँ। तो F3 फोर्स के अंडर में हाँ। इस तरह से F9 फोर्स लग रहे हैं उस पे। बात समझ में आया? तो कुछ इसमें कह रहा है कि टोटल वर्क डन क्या करना F1 पड़ेगा। F2 F3 तो ये लाइन वाले पे होगा ना, F1 F2 F3। अरे तो जो भी फोर्स लग रहा है फोर्स से ये चल रहा है, होगा तो लाइन पे ही, हाँ। लेकिन ये फोर्स से चल रहा है, होगा तो इस पे, मतलब ये वाला फोर्स अगर ऐसे देखा जाए हाँ, तो यहाँ पे ये F1 ये बात। और यहाँ से इसके बाद F2 वाला है, हाँ, हाँ। ये वाला F2 वाला है, हाँ। और उसके बाद यहाँ से F3 फोर्स के अंडर में है। इस तरह से आगे वो बढ़ता जा रहा है, फोर्स तो ये लग रहा है। ठीक, तो बस इसमें क्या करना है, वर्क डन। अब यहाँ पे क्या डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट का मतलब समेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट Fi i इज इक्वल टू 1 to 9 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं 9। तो क्या काम करो, ऐड करो, तो आएगा F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस हाँ F3 S3 और प्लस यहाँ पे आएगा F9 S9। बस क्योंकि S1 डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब के लिए 1-1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, सब में 1-1 मीटर, मतलब S1 S2 S3 सब क्या है 1-1 मीटर है। तो F1 F2 का सबका मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दो सीधा सीधा, बस ये इंटू 1 प्लस 28.3 इंटू 1 और प्लस 30.9 इंटू 1। इस तरह से जब सबको ऐड करोगे, यहाँ पे लास्ट वाला क्या है 63.5 इंटू 1, इनको 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। इन सब को ऐड कर लो, जो आंसर आ जाएगा नेट इसका, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इतना जूल क्या हो जाएगा वर्क डन। ठीक, इनको ऐड करना है बस, इसको ऐड करना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये तो डिस्क्रीट वाला था, अब मैं एक ग्राफ वाला ये तो बता, ये तो ब्लॉकिंग ब्लॉक एंड ब्लॉक एंड। हाँ तो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब सब वैल्यू दे रखा है, समझे। अब चलते हैं आगे, दूसरा वाला ऐड ही करना था इसमें, बस यही समझाना है। ये तो ठीक है, ये तो आप पहले ही समझा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आएगा जो इसमें आएगा वो अलग है, ये सांस ली है कर हुआ। हाँ रुको, ठीक, इधर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड वाला, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। एक बॉडी है ए से बी तक मूव किया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन द फिगर, ये दिया हुआ है। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो दिया है मीटर में और ये जो फोर्स है वो न्यूटन में। किलोमीटर। तो उसके बाद कह रहा है न्यूटन में, तो ये कह रहा है कि वर्क डन बताना है कि हाँ। ए से बी तक पहुंचने में वर्क डन क्या है। ठीक, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो ये आ जाएगा वर्क डन ए बी, इसको लिख देंगे। अब देखो एक एक स्टेप चलेंगे, पहले ए से पी जाएगा, ए से पी, तो या फिर लिखो 1 2, 1 से डिस्प्लेसमेंट 2 गया, हाँ। तो ये W1 2, उसके बाद 2 से 3 W2 3, फिर 3 से 4 W3 4 प्लस 4 से 5, इतना बढ़ रहा। अच्छा, ये अलग अलग सेगमेंट है, तो हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया है, हाँ। तो वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर या फेस कर्व। तो एरिया निकाल लो सबका, तो ये आ जाएगा W12 इसका एरिया। यस, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। तो देखो इसकी हाइट 10 है और बेस यहाँ 2 का 2 माइनस 1 का डिफरेंस है, ये आ जाएगा कितना 10 इंटू 1। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और प्लस अब 2 से 3, लेकिन ये है ट्रेपेजियम, शांत आराम से, ट्रेपेजियम के एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक ये साइड 10 है और ये साइड 15 है, 10 और 15 और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 15 और हाइट आ जाएगा 1 इंटू और प्लस W34 और ये 3 से 4 और ये बन रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट 15 है और प्लस इसका एरिया, अब इसका एरिया ये आ जाएगा निगेटिव में, तो ये आ जाएगा निगेटिव में, ले लेते हैं एरिया निगेटिव में। ये भी ट्राइंगल हाफ बेस 1 हाइट कितनी है
हाइट 15 है, ठीक। तो ये दोनों +15 -15 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ। ये आ जाएगा 10 प्लस 15 और 10 25/2 12.5, ये आ जाएगा 22.5 जूल का वर्क डन करेगा ए से बी तक मूव करने में। बात समझ में आया? बिल्कुल सर, आ गया, घुस गया दिमाग में। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। वहां पे भी ऐसे एक ट्रेपेजियम बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये सब तो मैं निकाल दूंगा। हाँ ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। गोलका वाला बताइए, गोल। हाँ बता रहा हूँ, बहुत जल्दी। लास्ट वाला एक इंटीग्रेशन वाला देख लो। यही तो पूछ रहा हूँ। अगला देखो। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है a particle of mass, a particle moves along x axis from x is equal to 0 to x is equal to 5। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप एक पार्टिकल मूव कर रही है x एक्सिस के लॉन्ग फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर, ठीक, x एक्सिस के लॉन्ग। और ये कह रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाई F इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। जो फोर्स दिया हुआ है वो 7 - 2x + 3x स्क्वायर। इस फोर्स के अंडर में एक पार्टिकल 0 से 5 मीटर गया x एक्सिस के अलोंग। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन बताना है। वर्क डन देखो, अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x एक्सिस के लॉन्ग, और जो फोर्स है देखो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स भी x एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है, ठीक, x एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब अब देखो, तो हम क्या बोले थे, जब फंक्शन दिया रहेगा तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन f इंटू dx, यही ना होता है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ जा रही है बॉडी, 0 से 5, मतलब x जो है 0 to 5 वेरी करेगा। ये आ जाएगा f की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आएगा 0 to 5 7 - 2x + 3x स्क्वायर, इसका dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 7 का नहीं होगा, वो कांस्टेंट 1 है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये आ जाएगा 7x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2 + 3x³ 3, ठीक। और इसके बाद इसका लिमिट लगा देंगे 0 to 5। चलो 2 से 2 कैंसिल, इधर 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 7x - x² + x³, और ये 0 to 5। अब चलो लिमिट रखो, दो नीचे डिवाइड कहाँ से आ गया? इंटीग्रेशन होता है x का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन पावर 1 है, हमने बोला था इंटीग्रेशन में जब पावर रहता है उसका एक ऐड करके उतने से डिवाइड, पावर 1 है तो पावर 1 में 1 ऐड करोगे 2 और उसी से डिवाइड कर देते हैं, और ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये नहीं बताया था x पावर n है dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n + 1 अपान n + 1, मतलब जो भी पावर है उसका एक जोड़ देंगे और जोड़ के उतने से डिवाइड कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसको लिख लो चाहे तो अलग से नोट्स में लिख लो ऐसे, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हो 12th में ना। चलो देखो, अब इसकी वैल्यू रखो, पहले हम अपर लिमिट इसमें रखेंगे x की वैल्यू 5, उसके बाद 0, तो x वैल्यू 5 रखोगे तो ये आएगा 7 × 5 - 5 का स्क्वायर + 5 का क्यूब, एक ब्रैकेट में ये माइनस 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे 0 कर देगा, इधर 0 रखोगे उसको भी 0 कर देगा, यहाँ 0 रखोगे उसको भी 0 कर देगा। अरे देखो, पहले x की वैल्यू 5 रखेंगे, ये आया इसमें, माइनस फिर x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आया, ये सब 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो 125 में -25 गया 100, 135 जूल आ गया। क्या हुआ, वो वहाँ पे 7 के बगल x नहीं था, कहाँ नहीं था, ये अब dx है,
अरे यहाँ नहीं तो ये वन आया ना, ओ, हाँ। वन का इंटीग्रेशन यक्स ही होता नहीं, है। आप constant जब केवल लिखे थे ना। dx है तो इसका यक्स होता है इंटीग्रेशन। हम सोचे कांस्टेंट आप लिखे थे ना, तो इसलिए कांस्टेंट में नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आता है उसका, वो बाहर कर लो, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन यक्स होता है। ठीक हो गया। रुको, एक क्वेश्चन में हम ना उसमें से करवा दें, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज से। वो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसी टाइप का है कुछ। नहीं, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड द टाइम टी फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स is given by x is equal to t cube by 3 where x is in meter and t in second. Calculate the work done by the body in first 2 second. फर्स्ट 2 सेकेंड में बॉडी का क्या बताना है, वर्क डन बताना है फर्स्ट 2 सेकेंड में। चलो 2 क्वेश्चन करवा दो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। एक क्वेश्चन तो ऐसे है, एक क्वेश्चन अलग है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे वैरी कर रहा है। रुको, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा दूं 2। ये एक्सरसाइज का है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है एफ ए प्लस बी एक्स। फोर्स क्या है, ए प्लस बी एक्स, ये फोर्स है। और वो एक्ट होना पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये फोर्स भी लग रहा है। वेयर फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन पूछा है। ठीक है, देख लो 2 दिया है, डी दिया हुआ है। रुको सर, वो ये इंटीग्रेशन की तरह है ना। ये अच्छा, x इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, डी। सर ये इंटीग्रेशन हाँ हाँ, x इज इक्वल टू डी दिया हुआ, डी उसी मीटर तरह तक। है, तो सर ये कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, करो। देखो वर्क डन आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू डी एफ डी एक्स। तो ये आ जाएगा 0 टू डी, एफ की वैल्यू क्या है, a प्लस बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेट करो, a कांस्टेंट है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन a x प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ, और ये 0 टू डी, 0 टू डी, तो पहले डी रखेंगे तो आएगा ए डी, ये और प्लस यहाँ पे आएगा बी डी स्क्वायर बाई 2, हाँ और माइनस यहाँ 0 रखेंगे, वो भी 0, ये भी 0। बिल्कुल ठीक, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, डी कॉमन कर लो, a प्लस बी डी बाई 2, हाँ। और डी बाहर निकाल लो, डी। ये आ गया वर्क ये जूल, ठीक है। इतना जूल वर्क डन। और क्या, ये तो हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है एग्जांपल नंबर 4, ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड है, हटा रहा हूँ उसको। इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया? एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो मतलब कि बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो एक्शन ऑफ अ फोर्स मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक रिलेशन दे रखा है जो कि t³/3 ये दे रखा है। हाँ, वेयर x इज मीटर और t सेकंड में। ठीक है, x मीटर में, t सेकंड में है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड। उस बॉडी के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा फर्स्ट 2 सेकंड। तो इन वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, बिल्कुल सर। वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बिल्कुल सर। फर्स्ट 2 सेकंड में वर्क डन पूछा है, और ये किधर, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, और ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t। 2 किलोग्राम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं दिया, गिवन बाय x इज इक्वल टू t³/3 वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड।
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो वो तो ठीक है, फोर्स होता है मल्टीप्लाई वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 सेकेंड में आ जाएगा, t इक्वल टू 2 रखेंगे 8/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ फोर्स नहीं दे रखा है, फोर्स कुछ दिया होता तो लगाते, यहाँ तो फोर्स दिया ही नहीं है कि कितना फोर्स है। 2 किलोग्राम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वैरी कर रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं एफ डी एक्स। फोर्स तो पता ही नहीं है, बिना फोर्स के कैसे हो सकता है। देखो फोर्स निकलेगा यहाँ से, क्योंकि मास दे रखा है, मास दे रखा है तो हम इस डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला तो लिख दो। वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि x दे रखा है t³/3, तो यहाँ से dx/dt निकाल लें। dx/dt आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t²/3 तो दिया है, तो t² आ गया। तो dx की वैल्यू आ गई t²dt। अरे डिफरेंशिएशन किए हैं तो डिफरेंशिएशन में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर घट जाता है। तो ये आ गया ये। अब यहाँ पे रख दो w इज इक्वल टू एफ dx की वैल्यू रखोगे तो आएगा t²dt, t²dt। और f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू ma, क्या होता है ma। यहाँ से ये तो वेलोसिटी है, और एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2t आएगा, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो फोर्स dx से t²dt आया है, वो वहां पे रखें, ये dx की वैल्यू यहाँ रख दिया, और f इज इक्वल टू ma होता है, m दिया है एक्सेलरेशन यहाँ से, तो f इज इक्वल टू ma और t²dt। a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो m ये 2t इंटू t²dt, और यहाँ पे सब इंटीग्रेट करते चले जाओ। ये वर्क डन। और कहाँ तक पूछा है इंटीग्रेशन, 0 to 2 फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 to 2 सेकेंड तक। तो वर्क डन आ जाएगा, मास तो बाहर आ जाएगा, मास कांस्टेंट है, 2 भी बाहर आ जाएगा 2, तो ये आएगा 0 to 2 सेकेंड t³dt। आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2m t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 डिफरेंशिएशन होता है वो t⁴ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है 0 to t। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्या t इज इक्वल टू 2 रखेंगे, t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 को पावर 4 16 आएगा, 16/4 माइनस t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू m, m की वैल्यू क्या है 2 इंटू 16/4, 16/4 4 बचेगा, तो 4 4 जा 16 जूल आ जाएगा क्या वर्क डन। क्या हाँ, मास 2 किलोग्राम दिया है। अच्छा, मास देने का मतलब यही हुआ कि आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके फोर्स पता चलेगा। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा था, हम एक्सेलरेशन आराम से निकाल हो गया। अब इसमें इससे टफ नहीं बचा है, अब केवल ग्राफ टाइप का दिया हुआ है वो कर सकते हो। हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एनर्जी। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। एनर्जी क्या है बता सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं, वो तो वर्क पावर है। देखो एनर्जी क्या होता है, किसी बॉडी का कैपेसिटी टू डू वर्क, टेंडेंसी टू द वर्क या कैपेसिटी। तो एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी is defined as the capacity, defined as its capacity to do work। मतलब उसमें वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उसी को बोलेंगे क्या एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। मतलब कोई बॉडी कितना वर्क डन कर रही है उसको मेजर कौन करेगा,
एनर्जी, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा वो उतना ज्यादा वर्क करेगा। वर्क और एनर्जी की पावर सब चीज। हाँ तो इसीलिए दैट इज एनर्जी इज द measure of work done by a body। एनर्जी क्या है? कोई बॉडी कितना वर्क डन कर रहा है उसको मेजर करता है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर या लिख सकते हो फर्स्ट लाइक एनर्जी, जैसे वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी थी, एनर्जी भी क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। लाइक वर्क डन एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अब जो वर्क डन की यूनिट थी वही एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, ठीक। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज यूनिट ऑफ वर्क डन। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होगी। अब देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी किसी बॉडी का कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, वो कितना काम करता है और इसीलिए इसको मेजर करता है। इसलिए वर्क एनर्जी की जो भी यूनिट होगी, जो भी डायमेंशन होगा। अब देखते हैं एनर्जी की कितनी टाइप की यूनिट। अभी तक तो देखते हैं एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं, वो देख लो कितने फॉर्म होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, क्योंकि जितने बेटा है मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक। और उसके साथ तो मैकेनिकल में अब कौन सी आएगी? ये सारे तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी में लिखो कुछ एग्जांपल, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी, वेव के फॉर्म में जो होता है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी आप जानते हो हीट एनर्जी, हीट भी एक तरह का एनर्जी ही है, ठीक, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम करता है कि नहीं, खाना वाना पका देता है या केमिकल रिएक्शन या जो भी। हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी बहुत सारे होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, वेव एनर्जी एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रुको इसमें इंक कर दो। चलो देखो और क्या, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी भी तो एक तरह की एनर्जी है। एक तरह क्या, ये तो मेन है सोलर एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल में ही आएगी। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे आ जाएगी? कन्वर्टेबल। करे तो कन्वर्ट, तो ये ऐसे तो सब एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि एनर्जी की यूनिट और इसमें हमको मेन जो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, तो वो अभी हम बाद में आते हैं, पहले इसकी यूनिट देख लो। एनर्जी की यूनिट कितने टाइप के होते हैं, बाकी तो आप जूल जानते ही हो, अर्ग भी जानते हो, लेकिन और यूनिट्स क्या हैं इसके वो देख लो। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो आप तो जूल जानते हो। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। एक जूल में कितना होता है? या इसको इसमें के फोर्स न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं ना। न्यूटन इंटू मीटर, एक न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं? एक जूल के इक्वल होता है। ये तो एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस सिस्टम, इसकी यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट डाइन। अरे न्यूटन का डाइन होता है ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर या फिर अर्ग बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एक अर्ग में कितना जूल? अगर सबको यूनिट, एक अर्ग में 10⁻⁷ जूल,
हाँ लिखवाए तो ये फिर से लिख लो, 1 अर्ग। उसके बाद एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये उसमें देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मतलब होता है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए तो जिस एनर्जी से वो भागेगा उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बात समझ में आया? उसके बाद कैलोरी आप जानते हो, 1 कैलोरी में कितना होता है? 1 कैलोरी में 4.2 या 4.182 जूल होता है। 1 कैलोरी में इतनी एनर्जी होती है, कहीं कहीं 4.2 ही लिखा रहता है। ठीक है, ये कैलोरी के बाद एक यूनिट आप किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ये सारी तो यूनिट्स हैं किसके? एनर्जी के, डिफरेंट टाइप के एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, यहाँ कैलोरी के फॉर्म में जो हमारा एनर्जी, जैसे हमसे फूड से, फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी के फॉर्म में मेजर करते हैं। हीट एनर्जी को भी हम हीट के फॉर्म में मेजर करते हैं। ये किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो यूनिट आती है वो यही वाले एनर्जी मेजर करते हैं। ठीक, अब आते हैं जो मेन हमको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी गिवन बाय मशीन। हाँ, जब कोई मशीन कोई काम करे या कैपेसिटी, अगर जो कोई काम कराया जा रहा है किसी मैकेनिकल काम, तो उसके द्वारा जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। या फिर कोई मशीन या यंत्र कोई चीज काम कर रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। आराम से लिख सकते हो मैकेनिकल। कोई भी, हम लोग भी कोई काम करते हैं तो वो एक तरह का मैकेनिकल ही है, क्योंकि फिजिकली काम कर रहे हैं ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस की लेता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अरे कोई लेता है तो हम जैसे काम ये लिख रहे हैं तो ये हमारी एनर्जी खत्म हो रही है ना। तो इस एनर्जी खत्म हो रही है तो कहाँ पे जा रहा है? इधर लिखने में, काम करने में, बोलने में एनर्जी। तो एक तरह का हम ये मैकेनिकल एनर्जी, हाथ से जो काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी, बोल रहे हैं ये भी मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी खत्म हो रही है हमारी, जो वो क्या बोलते हैं भोजन किए हैं, तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हमारे में ये एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला चलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस मशीन। अरे मैकेनिकल मशीन ही नहीं आता मगर इसका मतलब ही होता है मशीन, लेकिन जरूरी नहीं है हम मशीन है, एक तरह का मशीन है, फिजिकल काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या मैकेनिकल एनर्जी में आएगा। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल मींस ठीक, ये आता है। अब यही जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक एक पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल। अब क्या कर, अब देखो ऐसे समझो, काइनेटिक क्या होता है? जब कोई बॉडी के मूवमेंट के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन is known as kinetic energy. और potential energy possessed by an object due to its change in shape and size, या किसी हाइट पे उठाया जा रहा है, जैसे सर्टेन हाइट पे पोटेंशियल आ जाती है। शेप और साइज के चेंज होने पे या स्टेट चेंज करने पे जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक देखो ये जो वर्ड है एनर्जी तो समझ ही रहे हो, लेकिन काइने जो वर्ड है, काइने जहां भी लग जाएगा समझ लो मूविंग से रिलेटेड है। तो इसका मतलब मूविंग बॉडी में ही ये क्या होगी? ये एनर्जी होगी।
तो सीधा सीधा इसका रिलेशन हो जाएगा। तो एनर्जी possessed by an object by an object by virtue of its motion, by virtue of its motion। मतलब कोई बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। ऐसे समझो, हाँ, अभी ये नई मोशन में है, अभी ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट है, अभी इसमें एनर्जी नहीं है, अभी इसमें रख दिया तो नई एनर्जी, या तुमको ऐसे आराम से दे दिया तो हो सकता है उतनी एनर्जी का पता ना चला, लेकिन इसी को अगर फेंक के मार दे तो तुमको चोट लग जाएगी। लगी क्यों? क्योंकि जब इसमें फेंका तो इसमें आ गई वेलोसिटी और ये मोशन में आ गई, और मोशन में आ गई तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक। वो काइनेटिक एनर्जी जाके तुम्हारे जहां भी लगेगा उसमें, हाँ, वो एनर्जी के कारण ये तुमको क्या लग जाएगा? चोट, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जितना ज्यादा रहेगा चोट उतना तेज लगेगा, ठीक है? तो यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका देखते हैं एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल बहुत सारा देख सकते हो। एग्जांपल क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का? बताओ। क्या बताइए? कोई भी चीज मूविंग बॉल, मूविंग दौड़ता हुआ आदमी में भी काइनेटिक एनर्जी है, हॉर्स रनिंग हॉर्स में काइनेटिक एनर्जी है। ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ही है सब। मूविंग व्हीकल्स, ये सब में काइनेटिक एनर्जी है। तो मूविंग व्हीकल और क्या बोलते हैं, अभी अभी जो एग्जांपल दिया, थ्रोइंग अ स्टोन को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें मूव कर रही है, तो उसमें भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक? फास्ट मूविंग, आप क्या लिख सकते हो? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, सब में है फास्ट मूविंग। आप लिख सकते हो फास्ट मूविंग ट्रेन, गामा पार्टिकल, या फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, या जो भी, बहुत सारे जहाँ पे भी मोशन है समझ लो वहाँ पे है, ठीक? एनर्जी कुछ ना कुछ तो है फास्ट मूविंग पार्टिकल। और क्या एग्जांपल लिख सकते हो? और किसमें काइनेटिक एनर्जी है? हम भी तो काम, हम ये चल रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो है ही काइनेटिक एनर्जी, ठीक? रनिंग हॉर्स, रनर्स, एथलीट्स, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? रनिंग एथलीट, ध्यान रखना जब वो दौड़ रहा है तब ये एनर्जी है उसमें, ठीक है? रनिंग एथलीट, जरा तो स्पेलिंग लिखा हूँ क्या? पता नहीं, देख लेना। रनिंग एथलीट, उनमें भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इन सब में एक्सेट्रा लिख दो, जहाँ पे भी है सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी है। आप जब हैमर मारते हो नेल पे, ऐसे नेल पे हैमर मारते हो ना, तो ऐसे भी तो मार सकते हो, यहीं पे हैमर लेको ऐसे दबाओ, लेकिन नहीं जाएगा, नेल जो है अंदर ड्राइव नहीं करेगा, उसको ऐसे तेजी से खींच के मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो नेल ड्राइव कर जाता है अंदर। तो हैमर ऑन द नेल ऐसे कर सकते हो। क्या दो? फास्ट मूविंग हैमर, ऐसे कर सकते हो। हैमर कैसे बोलते हैं उसको? नहीं, ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल, ऐसे ब्लो मतलब मारना है ऐसे। तो ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल, नेल ड्राइविंग, नेल को ड्राइव करते हैं तो ऐसे मारते हैं ना, नेल वो नाखून नहीं, कील वाला है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे, अच्छा ठीक है। ये सब एग्जांपल बहुत सारे हैं काइनेटिक एनर्जी के। पिस्टन में भी तो यही होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, मोटर चलती है काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अब हम आते हैं, अब बुलेट फायर्ड, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। बुलेट फायर किया गया और उसके बाद क्या बोलते हैं? काइनेटिक एयर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं। एयर जब बहुत तेज चलता है तभी वो विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनाती है। एयर में जो मूविंग एयर में काइनेटिक एनर्जी है। बुलेट फायर्ड में ये सब आराम से लिखते हो। बुलेट फायर्ड, बुलेट रुका है तब नहीं, फायर्ड बुलेट लिखोगे। फायर्ड बुलेट में विंड का मतलब ये था मूविंग एयर। विंड में ये सब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है। नदी बह रही है, जो डैम बनाया जाता है, नदी बहती हुई नदी में बहुत तेजी से ये वाटर मूवमेंट, रनिंग वाटर लिख सकते हो, रनिंग
वाटर। इन सब की कौन सी एनर्जी होती है? सब में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कैन नादर भी, अभी जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा तो एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसको एक फॉर्म से दूसरे, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल चेंज किया जाता है। तो यही रनिंग वाटर में भी काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विंड में विंड एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिराइव काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना, इसका फॉर्मूला ठीक यहाँ पे आएगा नहीं, इसको हटा दे रहा हूँ, ऊपर हटा दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखो, मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई बॉडी और जिसका मास m है, और इस पे जब फोर्स लगाया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की? 0 है। आफ्टर सम टाइम ये बॉडी गेन कर ले रही वेलोसिटी v फाइनल, लेकिन ये इस वेलोसिटी को गेन करने में डिस्प्लेसमेंट इसने कितना चला? s डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, आगे की तरफ। तो इसमें अब हमको काइनेटिक एनर्जी क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी क्या बना हो ये एक्सप्रेस करना है, इसका फॉर्मूला बताना है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s चला। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी अभी अभी हमने पढ़ा, इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन। ये क्या करता है? वर्क डन मेजर करता है। इसका मतलब ये फोर्स इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जितना वर्क डन करेगा वही क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का। बात समझ में आया? तो ये आ जाएगा कि एनर्जी या क्योंकि मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मेजर ऑफ वर्क डन। मेजर इस केस में मेजर ऑफ वर्क डन बाय फोर्स F in moving the body, in moving the body of mass m through displacement s। कितना डिस्प्लेसमेंट? s डिस्प्लेसमेंट पे बॉडी को मूव करने में ये वर्क डन जितना करेगा उसी को मेजर करेगा क्या? एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या लिख सकते हैं? यही ना। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ सिंपली F डॉट S या cos 0 लिखना चाहते हैं तो cos 0 लिख दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो ये आ जाएगा F इंटू S, सीधा सीधा। बात समझ में आया? बिल्कुल। अब हम चाहते हैं पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए। फोर्स तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स। अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू, अगर मास दिया है बॉडी का तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इनटू s, यही ना। यस डिस्प्लेसमेंट मास मल्टीप्लाइड बाय, ये पहला इक्वेशन मान लो। अब क्योंकि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v हुआ, डिस्प्लेसमेंट s कवर किया, न्यूटन थर्ड लॉ और इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही ना होता है। यहाँ u कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की? 0। ये 0 रख दो, 2as, ठीक है। यहाँ से as की वैल्यू आ जाएगी हाफ v स्क्वायर, कितनी?
हाफ वी स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू ए एस, और ए एस की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आएगा m इंटू हाफ वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया फॉर्मूला हाफ m वी स्क्वायर, हाफ m वी स्क्वायर। यही क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। जब कोई पार्टिकल जिसका मास m हो विद वेलोसिटी v से यदि मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ठीक है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इसका वेरिएशन, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलस मेथड, अच्छा कैलकुलस मेथड भी है, ठीक है। कैलकुलस मेथड भी देख लो, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड है। रुको इसको हटाता हूँ। ठीक है, इसी केस में देखो काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड बता। देखो केस वही है कि बॉडी की इनिशियल, बॉडी ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0, और इस पे जो फोर्स लगी वो फोर्स, और s डिस्प्लेसमेंट तक उसको क्या किया, मूव किया। फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई v। केस सब कुछ वही है, लेकिन अब इसको कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं स्मॉल ds डिस्प्लेसमेंट तक जाने में वर्क डन dw करना पड़ा, dw वर्क डन स्मॉल ds डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, क्या होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt, यही ना होता है, dv बाई dt। यहाँ पे पुट करो तो यह आ जाएगा मास एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt इंटू ds, ठीक है। अब देखो मास इस ds बाई, देखो इस dt को ds के साथ ले लो, और dv अलग कर दो तो आ जाएगा ds बाई dt इंटू dv अलग कर दो। और ds बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आता है वेलोसिटी। तो ds बाई dt के स्थान पे क्या रख दोगे, वेलोसिटी dv। ये आ गया वर्क डन कब, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल वेलोसिटी में, लेकिन हमको वर्क डन निकालना v वेलोसिटी तक। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो वर्क डन आ जाएगा dw इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में mv dv और वेलोसिटी कहाँ तक इंटीग्रेशन होगी, अब वही तो वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी v तक, वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी v तक। मास है कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे, v का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 1 पावर है ना। और कहां से कहां वेरी कराएंगे, 0 से v डिस्प्लेस v वेलोसिटी तक। तो ये आ जाएगा v रखोगे तो आएगा m v स्क्वायर बाई 2, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो आ गया कि नहीं, हाफ m v स्क्वायर। वर्क डन आ गया क्या, हाफ m v स्क्वायर। और यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, ठीक। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक। अब है वर्क एनर्जी थ्योरम। रुको एक चीज और करा लो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम तब छोड़ो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम को P से दिखते हैं ना, मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी, किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी। चलो देखो, जब कोई बॉडी जिसका मास m हो विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, यही ना। और मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्ट इसके फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड mv, चलो ये लिख दो mv, यही ना होता है। अब देखो हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, क्या, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, कर दीजिए। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक।
वो हट जाएगा साइन। हाँ रुक जाओ, तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड केवल लिया, इसमें क्या काम करो, हाफ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। एक एम यहाँ से इधर कर लो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इधर लिख दो और हाफ एम वी स्क्वायर यहीं रहने दो। बात समझ में आया, हाफ एम वी स्क्वायर यहीं रहने दो, एक एम इधर कर लो, और ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, के, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2m k, ठीक है। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 2m k। सर ये वहाँ ये आ गया, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, हाँ। m स्क्वायर था तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, एक एम इधर ले लिया, एक एम यहीं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो ये आ गया 2m k, और यही आ गया लीनियर मोमेंटम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी नहीं पता चलेगा, जब ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वो मतलब वेव और वो, हाँ जब वहाँ पे है, यहाँ पे तो केवल ऐसे दे देगा, फार्मूले बेस्ड दे देगा, निकालोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब यार सर ये है तो उसमें क्या कहते हैं केमिस्ट्री में पर हाँ वही है, प्रॉब्ली वाला जहाँ हाँ वही है, वही है ये, वही बात तभी है। हमें सर जी ठीक, प्रॉब्ली वाला अब है एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको इसको जहाँ क्लास में करवाएंगे। जहाँ स्कोडिंगर इक्वेशन हाँ वही है, वही बात मैं बोल रहा हूँ।